आज हम भारत के एक ऐसे पद की गहराई में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं कि सत्ता के शिखर पर तो है, लेकिन जिसकी असली ताकत अक्सर बहसों और चर्चा में छिपी रहती है। और वो पद है भारत के राष्ट्रपति का। जी, भारत के राष्ट्रपति। हमारे पास जो स्रोत हैं वो संविधान के उन तमाम अनुच्छेदों का ब्यौरा देते हैं जो इस पद को परिभाषित करते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन अनुच्छेदों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक आखिर क्यों कहा जाता है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है संविधान के एक बहुत ही सीधे और स्पष्ट अनुच्छेद से, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। जी, जो सिर्फ इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस एक वाक्य में पूरे पद की नींव। अच्छा। और इसके ठीक बाद अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आम भाषा में इसका मतलब है कि सरकार के सारे काम, हर कानून, हर नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वो देश के प्रथम नागरिक हैं और हमारी एकता के प्रतीक भी। ठीक है, तो ये पद देश के मुखिया का है, लेकिन इस मुखिया को चुनता कौन है? ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत की आम जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती। जी नहीं। तो फिर ये चुनाव होता कैसे है? ये प्रक्रिया इतनी अलग क्यों रखी गई? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं की सोच में छिपा है। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज? जी, इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अच्छा, यहाँ एक मिनट, आपने कहा चुने हुए सदस्य? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि विचार ये था कि सिर्फ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को चुने। लेकिन फिर वही सवाल, ये प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों? क्या संविधान निर्माता सीधे जनता से चुनाव नहीं करा सकते थे? देखिए, करा सकते थे, पर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, भारत में संसदीय प्रणाली है, जहां असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। अगर राष्ट्रपति भी सीधे जनता द्वारा चुने जाते तो वो भी एक बड़ा जनादेश लेकर आते और प्रधानमंत्री के समानांतर एक दूसरा शक्ति का केंद्र बन सकते थे। अच्छा, मतलब शक्तियों का टकराव होता। बिल्कुल। और दूसरी वजह यह थी कि वे राष्ट्रपति को सिर्फ केंद्र का नहीं, बल्कि पूरे संघ का प्रतिनिधि बनाना चाहते थे, जिसमें राज्य भी बराबर के भागीदार हों। यानी ये केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। एकदम सही। आपने कहा कि सांसदों और विधायकों दोनों के वोट होते हैं, तो क्या हर किसी के वोट की ताकत बराबर होती है? नहीं, और यहीं ये सिस्टम और भी दिलचस्प हो जाता है। अनुच्छेद 55 में चुनाव के तरीके का वर्णन है। इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनका मतलब सरल है। हर विधायक के वोट का वजन, या कह लीजिए वैल्यू, उसके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एक विधायक के वोट की कीमत सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायक से कहीं ज्यादा होगी। फिर सभी राज्यों के विधायकों के वोटों की कुल ताकत को देश के सभी सांसदों के वोटों की कुल ताकत के बराबर किया जाता है। इसे एक तराजू की तरह समझ सकते हैं, जिसके एक पलड़े पर सारे राज्य हैं और दूसरे पर केंद्र, और दोनों को बराबर रखा गया है। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये एकल संक्रमणीय मत क्या चीज है? इसका मतलब है कि वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद बताता है। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी या तीसरी। अच्छा, एक वरीयता सूची की तरह। जी, अगर पहली पसंद वाले उम्मीदवार को जरूरत से कम वोट मिलते हैं तो उसे हटाकर उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। इससे यह पक्का होता है कि जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। ठीक है, तो ये चुनाव की प्रक्रिया हुई। अब मान लीजिए कोई इस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? अनुच्छेद 58 में यह साम बताया गया है। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 साल? जी। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वह केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, एक और शर्त है,
उम्मीदवार के नाम को कम से कम 50 सांसदों या विधायकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 द्वारा समर्थित होना चाहिए। 50-50 ये तो काफी बड़ी संख्या है। जी, ये इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवारी चुनाव में हिस्सा लें, कोई भी यूं ही खड़ा ना हो जाए। और अगर कोई इन सभी योग्यताओं को पूरा करके चुनाव जीत जाता है तो वो इस पद पर कितने समय तक रह सकता है? क्या इस पर कोई सीमा है जैसे हम अमेरिका में देखते हैं? अनुच्छेद 56 के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल का होता है। लेकिन अनुच्छेद 57 ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार दोबारा चुना जा सकता है, इस पर कोई सीमा नहीं है। अच्छा, मतलब कोई लिमिट नहीं है? नहीं, ये अमेरिकी सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हालांकि भारत में एक परंपरा सी रही है कि एक व्यक्ति 1 या 2 कार्यकाल ही पूरा करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकालों के लिए चुने गए थे। और इस 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत में वे किस बात की शपथ लेते हैं? आखिर वे देश से क्या वादा करते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं और वे शपथ लेते हैं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इसका मतलब? आसान शब्दों में कहें तो मैं संविधान को बचाऊंगा, इसकी रक्षा करूंगा और इसे हर हाल में महफूज रखूंगा। ये शपथ उन्हें सरकार का नहीं बल्कि संविधान का प्रमुख बनाती है। तो अगर संविधान का यही संरक्षक कभी खुद संविधान का उल्लंघन कर दे तो क्या उन्हें उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले हटाने का भी कोई प्रावधान है? जी हाँ, और ये भारतीय संविधान की सबसे कठोर प्रक्रियाओं में से एक है। इसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं और इसका जिक्र अनुच्छेद 61 में मिलता है। महाभियोग? और इसका आधार सिर्फ एक है, संविधान का अतिक्रमण। ये प्रक्रिया सुनने में तो बहुत मजबूत लगती है, लेकिन क्या भारत में इसका कभी इस्तेमाल हुआ है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। किसी पर भी नहीं? किसी पर भी नहीं। ये प्रक्रिया इतनी कठिन बनाई ही इसलिए गई है ताकि इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो सके। प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लेकिन इसके लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, जहां राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। और अगर वहां भी पास हो गया तो? अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तब जाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ये बहुमत कुल सदस्यों का होना चाहिए, न कि सिर्फ उपस्थित लोगों का। वाकई ये एक तरह का संवैधानिक ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल लगभग असंभव है। सही कहा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सभी को इंतजार रहता है, राष्ट्रपति की शक्तियां। शुरुआत करते हैं उनकी कार्यकारी शक्तियों से। जैसा हमने शुरू में कहा था, अनुच्छेद 53 के तहत देश की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान न्यायवादी, CAG, UPSC और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। वे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है, वे हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया का भी एक अहम हिस्सा है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता। अच्छा। वे संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्र समाप्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और वो संयुक्त बैठक वाली बात? हाँ, अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत वो दोनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। यहीं पर राष्ट्रपति की प्रसिद्ध वीटो शक्ति भी आती है। जब कोई बिल पास होकर उनके पास पहुंचता है तो उनके पास क्या-क्या विकल्प होते हैं? मोटे तौर पर 3 विकल्प होते हैं। पहला, वे बिल को अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाए। सीधा और सरल। दूसरा, वे अपनी सहमति रोक लें, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ऐसा आमतौर पर गैर सरकारी विधेयकों के मामले में होता है। और तीसरा, वे बिल को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। इसे सस्पेंशन वीटो कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति एक बार के लिए बिल को सस्पेंड करके संसद से कहते हैं कि इस पर एक बार और सोच लो। लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा पास करके भेज दे, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ एक चौथा
अनौपचारिक विकल्प भी है, जिसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो। जी, संविधान में ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को कितने समय के अंदर किसी बिल पर फैसला लेना है। इसका फायदा उठाकर वे किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी मेज पर पड़ा रहने दे सकते हैं। ना हाँ ना ना। लेकिन क्या ये एक तरह से अलोकतांत्रिक नहीं लगता, जहां संसद, जो लोगों की आवाज है, एक कानून पास करे और एक व्यक्ति उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में डाल ले? ये एक वाजिब चिंता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1986 में देखने को मिला था, जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अच्छा। उन्हें लगता था कि यह नागरिकों की निजता का हनन करता है। तो ये दिखाता है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक सुरक्षा वॉल की तरह काम कर सकते हैं। और क्या होता है जब संसद का सत्र ही ना चल रहा हो और किसी कानून की बहुत जरूरत पड़ जाए? क्या तब सरकार के हाथ बंधे होते हैं? नहीं, ऐसी ही स्थितियों के लिए संविधान ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर। जी, ये एक अस्थायी कानून होता है जिसका प्रभाव और बल संसद के कानून के बराबर ही होता है। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, इस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर दोनों सदनों से पास करवाना होता है, वरना ये खत्म हो जाता है। कानून बनाने से लेकर लागू करने तक राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन एक शक्ति है जो हमेशा बहुत चर्चा में रहती है, उनकी क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72। जी, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी माफ किया जा सकता है। ये कैसे काम करती है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, और ये सिर्फ एक कानूनी शक्ति नहीं, बल्कि इसमें एक मानवीय पहलू भी है। इसमें कई तरह के विकल्प हैं। पहला है क्षमा, यानी पार्डन। पार्डन। इसका मतलब है दोषी को अपराध और सजा दोनों से पूरी तरह बरी कर देना, जैसे उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, पूरी तरह से मुक्त। हाँ। दूसरा है लघुकरण या कम्यूटेशन, यानी सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल देना। और बाकी के प्रकार? तीसरा है परिहार या रेमिशन, जिसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस उसकी अवधि कम हो जाती है, जैसे 10 साल की सख्त सजा को 5 साल की सख्त सजा कर देना। चौथा है विराम या रेस्पेट, जो किसी खास वजह से सजा कम करने की अनुमति देता है, जैसे किसी गर्भवती महिला की सजा को कम करना। और आखिरी है प्रविलंबन या रिप्रीव। इसका मतलब है मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना, ताकि दोषी को क्षमा याचना के लिए और समय मिल सके। और अंत में उन शक्तियों की बात करते हैं जिनका इस्तेमाल देश पर सबसे बड़ा संकट आने पर होता है, आपातकालीन शक्तियां। हाँ, संविधान 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो। और इन सब की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। जी, इन सभी की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह की जरूरत होती है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक या रबर स्टैंप नहीं है। वे संविधान के संरक्षक हैं, राष्ट्र की एकता के प्रतीक हैं, और कुछ विशेष परिस्थितियों में वे देश के सबसे बड़े संकट मोचक भी बन सकते हैं। बार चुने गए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ये काफी अनोखा रहा होगा। वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारतीय राजनीति में एक अनोखी घटना थी। ज्ञानी ज़ैल सिंह को हम पॉकेट वीटो के लिए याद करते हैं। डॉक्टर KR नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति? और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्रतिभा पाटिल को मिला। बहुत खूब। तो आज की इस चर्चा को अगर हम अपने शुरुआती सवाल पे वापस लाएं